किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने पर पीएम मोदी ने की चर्चा। कहा, बाजरा ज्वार को लोकप्रिय बनाने में निभाएं भूमिका, जिससे भारतीय किसानों को हो सके लाभ। केंद्र सरकार ने एक देश एक उर्वरक व्यवस्था को लेकर कहा, उर्वरक प्लांट के नजदीक ही बाजार की जाएगी व्यवस्था। अब किसानों को समय पर उपलब्ध होगी खाद, सब्सिडी पर होने वाले खर्च में भी होगी बचत। उत्तर प्रदेश सरकार मछुआरों को नाव और जाल कराएगी उपलब्ध। 5 साल में ग्राम सभा से पट्टे वाले 500 पोखरों को मछली बैंक बनाने का लक्ष्य। ग्राम सभाओं के तालाब बनेंगे मछली बीज के बैंक। केरल में भारी बारिश का कहर, कई सड़कों और कृषि भूमि को पहुंचा नुकसान। पथनमथिट्टा और कोट्टयम के निचले इलाके पानी में डूबे। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। भारतीय विदेश सेवा के 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खुली और अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों को सेवा में शामिल होने पर बधाई दी और कहा कि उन्हें अब वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने की बात करते हुए उन्होंने विस्तार से इस बात की चर्चा की कि वे बाजरा ज्वार को लोकप्रिय बनाने में कैसे योगदान कर सकते हैं, जिससे भारतीय किसानों को लाभ हो सके। उन्होंने बताया कि बाजरा कैसे पर्यावरण के अनुकूल है और इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं। उन्होंने LIFE पर्यावरण के लिए जीवन शैली मुहिम के बारे में बातचीत की और इस पर भी चर्चा की कि पर्यावरण के हित में अपनी जीवन शैली में छोटा सा बदलाव कैसे ला सकते हैं। प्रशिक्षु अधिकारियों ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में उनके द्वारा बताए गए पंच प्रण पर चर्चा की और इसके बारे में जानकारी भी दी कि कैसे IFS अधिकारी इसमें योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को अगले 25 वर्षों की लंबी अवधि के लिए सोचने और योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि इस दौरान खुद को वो कैसे विकसित कर सकते हैं और देश के विकास के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक देश एक उर्वरक व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक प्लांट के नजदीक ही बाजार की व्यवस्था की जाएगी। अभी कंपनियां एक राज्य में खाद बनाकर दूसरे राज्यों में बेचती हैं। सरकार इस व्यवस्था में बदलाव लाएगी और उन्हें प्लांट के नजदीक ही बाजार दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल किसानों को तेजी से खाद की डिलीवरी संभव हो सकेगी, बल्कि सब्सिडी पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी। गौरतलब है कि चुनिंदा कंपनियां अलग अलग ब्रांड के नाम से खाद बनाती हैं। किसान कई बार केवल उसी ब्रांड के नाम की यूरिया खरीदता है, भले ही उसके लिए दूसरे ब्रांड की खाद भी मौजूद हो। किसान को ये पता भी नहीं चल पाता कि उस ब्रांड के अलावा भी कोई दूसरी यूरिया होती है, जबकि यूरिया जैसे उत्पादों का कंपोजिशन एक ही होता है। ऐसे में किसी ब्रांड की खाद में दूसरे ब्रांड से कोई अंतर नहीं होता। यही वजह है कि सरकार ने इस असमानता को खत्म करने के लिए एक देश एक उर्वरक व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत खाद की बोरी में एक ही ब्रांड भारत यूरिया लिखा रहेगा। साथ ही उसके नीचे तुलनात्मक तौर पर छोटे अक्षरों में उसे बनाने वाली कंपनी का नाम भी लिखा जाएगा। खाद बनाने वाली कंपनियों के लिए ये व्यवस्था 1 जनवरी से लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य किसानों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करके उनके आर्थिक विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में नया कदम उठाते हुए सरकार ने हर साल 100 तालाबों को मत्स्य बीज के बैंक के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस तरह अगले 5 साल में 500 तालाब मछली बीज के रूप में विकसित हो सकते हैं। ये वे तालाब हैं जो मछुआरा समुदाय को पट्टे पर मिले होंगे। ऐसा होने पर मछली पालकों को गुणवत्तापूर्ण बीज की कमी नहीं रहेगी। इससे सरकार की मंशा के अनुसार इनलैंड मछली उत्पादन में वृद्धि भी होगी। योगी सरकार निषाद बोट सब्सिडी योजना के तहत पट्टाधारक मछुआरों को नाव और जाल भी उपलब्ध कराएगी। 5 वर्ष में इस योजना में 7500 मछुआरों
व पट्टा धारकों को नाव के साथ जाल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना के तहत मछुआरा समुदाय को 1 लाख की नाव पर 40% का अनुदान मिलेगा। इससे मछली उत्पादन में वृद्धि होगी और मछली पालन को अपनाने वाले लोगों को स्थायी आजीविका भी उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के 46वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने विभिन्न अनुसंधान संगठन व प्रयोगशालाओं और उनके हितधारकों के बीच अधिक प्रभावी सहयोग, समन्वय और संचार की जरूरत को रेखांकित किया। गडकरी ने कहा कि विचारों की शक्ति का उपयोग करने और इन संस्थानों के निर्मित ज्ञान को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में प्रति एकड़ कृषि उत्पादन वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत ही कम है। हमारे फलों की गुणवत्ता भी पर्याप्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। गडकरी ने बताया कि चुनौती ये है कि अंतिम व्यक्ति को प्रभावी तरीके से सही और उचित ज्ञान कैसे उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा, हमें क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने वालों के साथ लघु फिल्मों जैसे माध्यमों और स्थानीय कृषि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के जरिए गांवों में किसानों को मिट्टी, बीज, भूमि, जल, उर्वरकों की पसंद और सर्वश्रेष्ठ कृषि विधियों की जानकारी देनी चाहिए। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। दुधारू पशुओं में पोषण आधारित आहार न केवल उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बल्कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीकानेर स्थित राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पशु आहार संयंत्र लगाकर राजूवास मिनरल मिक्सचर तैयार किया है। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। यहाँ पशुपालन किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। इसी को ध्यान में रखते हुए दुधारू पशुओं के लिए एरिया स्पेसिफिक पोषण आधारित डाइट तैयार करने के लिए बीकानेर स्थित राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पशु आहार संयंत्र लगाया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग ने बताया कि यहाँ उच्च गुणवत्ता का पशु आहार बनाने के अलावा राजूवास मिनरल मिक्सचर भी तैयार किया जा रहा है। हमारे द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ये विश्वविद्यालय स्वयं का अपना फीड तैयार करे और उस फीड को तैयार करने के लिए जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए उनको मार्केट से हम लोग अच्छी गुणवत्ता के खरीदते हैं। विश्वविद्यालय के फाउंडर कुलपति डॉक्टर ए.के. गहलोत ने कहा कि प्रदेश में क्षेत्र विशेष की जरूरत के अनुसार यहाँ पोषक तत्वों से युक्त लो कॉस्ट आधारित पशु आहार एवं मिनरल मिक्सचर बनाया जा रहा है, जिसकी प्रदेश भर में मांग है। में सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सारे मिनरल्स इनमें मौजूद हैं जिनकी कमी इस क्षेत्र के पशुओं में होती है, और दूसरी बात है कि जिनकी आवश्यकता नहीं है उन मिनरल्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। राजूवास के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर.के. धुरिया ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार राजूवास मिनरल मिक्सचर पशुओं को न केवल स्वस्थ व सेहतमंद बनाता है बल्कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का भी काम करता है। विश्वविद्यालय जो है हमारे जो पशु विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से पशुपालकों को नियमित रूप से जागरूक करता है। बाजार में भी कई तरह के उपलब्ध हैं और विश्वविद्यालय ने खुद का भी एक राजूवास मिनरल मिक्सचर जो है बना रखा है, जिसको किसानों को सही दरों पर जो है उचित दरों पर हम जो है उपलब्ध कराते हैं। मिनरल मिक्सचर व पशु आहार तैयार करने वाले पशु पोषण विशेषज्ञों की टीम दिन रात मेहनत कर इसका उत्पादन कर रही है ताकि पशुपालकों तक इसकी समुचित आपूर्ति हो सके। हम प्रोडक्शन के अंदर 500 किलो तक का लॉट एक्चुअल में निकाल रहे हैं और सबको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी के इंग्रेडिएंट को प्रोक्योर करके और उनको जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी सकारात्मक परिणाम मिले। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राजूवास में कई परियोजनाएं चल रही हैं। इसी के तहत विश्वविद्यालय के पशु चारा संसाधन प्रबंधन एवं तकनीकी केंद्र द्वारा पशु आहार संयंत्र में राजूवास मिनरल मिक्सचर तैयार किया जा रहा है, जो दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ उन्हें स्वस्थ व सेहतमंद बनाने में रामबाण का काम कर रहा है। दुधारू पशुओं को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ व सेहतमंद बनाने के लिए पोषकता युक्त डाइट की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर यानी राजूवास ने कैटल फीड सेंटर बनाया है। यहाँ न केवल दुधारू पशुओं के लिए बल्कि मुर्गियों के लिए भी उन्नत चारा तैयार किया जाता है, उन्नत फीड तैयार की जाती है और पोषकता युक्त मिनरल तैयार किया जाता है। ये मिनरल तैयार कर पशुओं को खिलाने से उनमें न केवल दूध उत्पादन बढ़ता है बल्कि वो स्वस्थ व सेहतमंद भी रहते हैं।
मेरे सहयोगी कैमरामैन रफीक के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, बीकानेर। वर्ष 2024 तक देश के हर घर तक नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के लिए 2.5 साल से भी कम अवधि में जल जीवन मिशन ने 5.77 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल उपलब्ध करा दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है आदिवासी बहुल्य कोरबा जिला, जिसके लिए जल जीवन मिशन योजना वरदान साबित हो रही है। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल का कनेक्शन पहुंचाने की योजना आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में वरदान साबित हो रही है। इसके तहत देश के सभी लोगों को स्वच्छ पीने योग्य जल पहुंचाने की मुहिम शुरू की गई है। एक वक्त था जब कोरबा जिले के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में साफ पेयजल एक बड़ी समस्या थी। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब इस बड़ी समस्या का निदान केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना ने कर दिया है। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गांव में ओवर हेड टैंक के साथ ही सोलर प्लांट से संचालित पानी की टंकियां स्थापित कर घर घर नल का कनेक्शन लगाया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। पानी के पहले बहुत ज्यादा समस्या रही से, लेकिन अब जल योजना लगे के बाद पानी के समस्या बहुत सरलता रूप से हो गए है। अब घर घर पानी व्यवस्था अच्छा से हो गई है। पानी के बहुत दूर दूर से पानी ला रही है और पी रही है। अब पानी नल गल रही है तो हमारा बहुत से सुखी मिल रही है। पहले तो 4 किलो 5 किलोमीटर ला ले जान, अब तो घर घर में 2 टाइम पानी आ। पहले जे अभी ज्यादा सुविधा है, पहले हमारा दूर दूर पानी ले जान। कोरबा कलेक्टर के मुताबिक कोरबा आदिवासी बाहुल्य जिला होने के साथ ही केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला की सूची में है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 23,000 से अधिक घरों में नल का कनेक्शन देकर साफ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टारगेट मिला हुआ है कि हर घर में फंक्शनल हाउस होल्ड रनिंग वाटर कनेक्शन देने के तहत, तो उसमें करीब 23,000 से ज़्यादा अभी तक हमारे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे सोलर वाले हैं वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्थिति है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत देश भर में हर घर तक साफ पेयजल का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा होने के वक्त भारत में 19 करोड़ 27 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख यानी 17% घरों में ही पानी का कनेक्शन था। ऐसे में वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में जल जीवन मिशन अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों की सूरत बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गरीब किसानों में भी खुशहाली आई है और वे अपने उपज को बेचने आसानी से शहर पहुंच रहे हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। गांव को सरपट जोड़ती यह सड़क सिर्फ गांव को इलाके से जोड़ने का काम ही नहीं कर रही है, बल्कि ये गांव को विकास की राह पर ले जाने का जरिया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश के ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसने कई गाँवों की तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आकांक्षी जिला राजनंद गांव के गांवों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसकी बानगी चवर ढाल भाटा गांव में देखने को मिल रही है। यहाँ पर चवर ढाल से भाटा गांव और गढ़ुला से परेवा डीह गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चमचमाती सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे यातायात सुगम और सुलभ हो गया है। साथ ही गांव खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ा है।
2-4 साल पहले हमारे गांव में ना सड़क थी, ना कहीं से आने जाने का रास्ता था, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमारे गांव में सड़क बनी है। पहले आए जाए पर बहुत तकलीफ होती से, गाड़ी घोड़ा नहीं आया, कागरो तबियत खराब हो जाए था, अब एम्बुलेंस आते सब डान खेत खार भी जा सकते हैं। पक्की सड़क बन जाने से यहाँ के ग्रामीणों को अब महत्वपूर्ण जरूरी सेवाएं उनके घर पर ही मिल रही हैं। वहीं छात्रों के स्कूल जाने में भी काफी आसानी हो गई है। पहली ये रोड रही से ये ना एकदम जर्जर स्थिति में रही से। प्रधानमंत्री सड़क योजना आए के बाद यहाँ यातायात की सुविधा, एम्बुलेंस है, जैसे कोई गांव में कोई बीमार हो गए, जिला एम्बुलेंस आए में दिक्कत हो गांव में, आज आसानी से एम्बुलेंस आवत है और बढ़िया सुगम हो गए है, रास्ता अच्छा होए से। पहले हमारे गांव में सड़क नहीं बना था, मिट्टी का सड़क था, तो बरसात के मौसम में कीचड़ हो जाता था, हमको साइकिल से स्कूल जाने में तकलीफ होती थी। पर प्रधानमंत्री योजना के सड़क योजना के तहत सड़क बनने के कारण हम स्कूल जल्दी पहुंच जाते हैं। देश के चौतरफा आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण इलाकों में बेहतर संपर्क और आसान पहुंच सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। इससे सामानों के बेहतर वितरण के साथ साथ सेवाओं, सुविधाओं और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने का रास्ता बेहद आसान हो जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गरीब किसानों में भी खुशहाली आई है। वे अपनी उपज को बेचने आसानी से शहर पहुंच रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सामाजिक आर्थिक विकास में इन सड़कों ने बड़ा योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया भर में अनेक लोगों को कोरोना काल में अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले की नारा पंचायत की रीता देवी भी उनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की, न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की बल्कि दूसरों को भी रोजगार दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले की रीता देवी पर ठीक बैठती है। नौकरी जाने पर अनेक लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, लेकिन रीता देवी के सकारात्मक रवैये ने उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि आज उन्हें नौकरी से भी ज्यादा फायदा होने लगा है। एक निजी स्कूल में अध्यापिका के तौर पर काम करने वाली नारा पंचायत की रीता देवी की नौकरी कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते छूट गई थी। उन्होंने ऋण लेकर एलोवेरा की खेती शुरू की और इसके लिए उन्होंने एक हर्बल कंपनी की मदद से एलोवेरा के 5000 पौधे मंगवाए। आज उनके खेत एलोवेरा के पौधों से लहलहा रहे हैं। मेरे एक परिचित जो हैं, जिन्होंने एक कंपनी लगाई हुई है जो एलोवेरा के पौधे दे रहे थे और मुझे उन्होंने समझाया कि आप भी मैडम एलोवेरा की खेती करें। रीता देवी ने बताया कि आज के दौर में हर्बल खेती की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है और इसलिए उन्होंने एलोवेरा की खेती का निर्णय लिया, क्योंकि बाजार में एलोवेरा की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। एलोवेरा की खेती में रीता देवी को परिजनों का भी सहयोग मिल रहा है। साथ ही उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया है। इनकम का साधन है, बहुत अच्छा साधन है और मैं तो सबको कहना चाहूंगी जो हमारी ग्रामीण जो महिलाएं हैं कि वो इस एलोवेरा की जो खेती है इसको अपनाएं और इसको बढ़ावा दें। रीता देवी ने अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी की नई इबारत लिखी है और वे आज उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो कोरोना काल में नौकरी चली जाने के बाद हार मान चुके हैं। डीडी न्यूज के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट। और अब रुख करेंगे केरल का। केरल में इडुक्की जिले के थोडुपुझा के पास भीषण वर्षा के बाद भूस्खलन में मकान ढह जाने से एक महिला और एक बच्चे की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार उनके परिवार के 3 अन्य सदस्य अभी भी लापता हैं। प्रशासन उनकी तलाश कर रहा है। इस क्षेत्र में कई सड़कों और कृषि भूमि को भी नुकसान हुआ है। पथनमथिट्टा और कोट्टयम जिले में निचले इलाके पानी में डूबे हैं। मौसम विभाग ने थिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलपुझा और त्रिशूर को छोड़कर सभी जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मूंगफली दायरे में कारोबार करती नजर आई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो गुजरात की धोराजी मंडी में 29 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,755 रुपए, राज्य की धरोल मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए, राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में इस दौरान मूंगफली की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 27 अगस्त को इसका भाव रहा 4,810 रुपए, जो कि 29 अगस्त को 40 रुपए बढ़कर 4,850 रुपए हो गया। चालू खरीद सीजन के दौरान मूंगफली का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ मूंगफली की बुआई 37,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की खेती 41,32,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल मूंगफली का रकबा बीते साल के मुकाबले 3,91,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। बात निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। इन 2 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा घटा है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान मूंगफली का निर्यात 84,113 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 87,368 टन रहा था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके भाव की करें तो 29 अगस्त को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक्मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 27 अगस्त को अरहर का भाव था 6,540 रुपए, जो कि 29 अगस्त को 110 रुपए की तेजी के बाद 6,650 रुपए हो गया। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 27 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,540 रुपए, जो कि 29 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 6,550 रुपए पर आ गया। यहीं की इटावा मंडी में 27 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,650 रुपए, जो कि 29 अगस्त को 50 रुपए गिरकर 6,600 रुपए हो गया। यहीं की गाजियाबाद मंडी में 27 और 29 अगस्त को अरहर के सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,550 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 के दौरान इसकी पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इन 11 महीनों के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आइए अब जानेंगे कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने नई दिल्ली में भारत एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया। ये रोड मैप 2047 तक भारत को एक उच्च आय वाला देश बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये सामाजिक प्रगति और साझा समृद्धि में अंतर्निहित स्थिरता और लचीलापन की दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश करेगा। झारखंड के दुमका में पेट्रोल डालकर की गई छात्रा की हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मृतक छात्रा के घर 7 दिन तक पहुंचकर सबूत इकट्ठे किए हैं। दुमका हत्याकांड मामले में एक बार फिर भाजपा ने सोरेन सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सोरेन आदिवासी कार्ड खेलते हैं। उन्होंने सवाल भी किया कि ऐसे मामलों पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की बूंद खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तिवारी ने कहा कि हमें शिक्षा विभाग के घोटाले का दर्शन हो गया है।
भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि 38 दिन तक हमने जो 15 सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे थे, अब तक हमें उनका जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर हैं, शिक्षा और आबकारी घोटाला। महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत जिला के डुग्गा तथा सावलाकोट को मिलाए जाने के लिए 9.116 किलोमीटर लंबाई वाले मुख्य टनल के दोनों सिरों को मिला दिया गया है। टनल के अंतिम छोर पर ब्लास्ट होती ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अयोध्या विवाद पर साल 2019 में आए फैसले के बाद अब इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 212.17 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,439 नए मामले सामने आए। वहीं इसी दौरान 22,031 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर 98.66% हो गई है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।